उसी समय तंजियाओ शिविर जल्दी से क्षेत्र के पास आने लगा। हम याओ ने नीचे देखना शुरू किया और इतने सारे लोगों को देखकर वह मुस्कुराने लगी, क्योंकि यह स्थिति वैसी ही थी जब जियानोट शादी में गई थी। यह उसके लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि पिछली बार उसने पर्याप्त गुस्सा नहीं निकाला था। गुकैशेन शांत रहा और उससे पूछा कि वह क्या कर रही है। इतने सारे लोगों को देखते हुए कम से कम उन्हें पहले शिष्टाचार का दिखावा करना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा लोग सोचेंगे कि उनका पूरा परिवार क्रूर है। गुकैशेन के शरीर से नारंगी ऊर्जा निकलने लगी। हम याओ ने देखा कि उसकी हत्या करने की मंशा और भी मजबूत थी, यह सोचकर कि जहां गुरु है वहां शिष्य भी होना चाहिए। उनके पीछे जियांग था। उसने अपना सिर पीछे किया और एक हंसमुख मुस्कान के साथ पूछा कि इस पर उसकी क्या राय है, लेकिन उसने जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि वह एक बार फिर अपने विचारों में खो गया था। वह कीटों के घोंसले में था और उसके चारों ओर हजारों कीड़े थे। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें बताया गया कि 9 मियास्मा पंखों का प्रजनन समाप्त हो गया था। माँ कीट 27वें स्तर की थी और उसकी संतान 5.11 मिलियन थी। युद्ध से पहले तीसरी पीढ़ी का प्रजनन सफल रहा था। यह देखकर उसे खुशी हुई, और यद्यपि यह राष्ट्र को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह पर्याप्त से अधिक था। हाम याओ ने उसके कंधे को छुआ और उससे कहा कि वह डरे नहीं, यद्यपि वह बहुत मजबूत नहीं था। उसके अंदर गुरु था, जो उसे उसकी समाधि से बाहर आने पर मजबूर कर रहा था। आश्चर्यचकित नजर से वह आश्चर्यचकित होने लगा कि क्या हो रहा है। उसने अपनी उंगली से पहाड़ की ओर इशारा करना शुरू किया और समझाया कि वह डर नहीं रहा था। उसने अभी अभी अंकल जियाई गैंग और पहाड़ पर अन्य लोगों को देखा था। सबसे पहले वह उनसे मिलने जाना चाहता था और उन्हें एक उपहार देना चाहता था। गुकैशेन ने उसे अनुमति दी, क्योंकि वे वैसे भी बाद में वहां से गुजरने वाले थे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगा, और जब उसका शरीर जहरीले धुंध से घिरा हुआ था तो वह कूद गया और नीचे उतरने लगा। वुक्सियांग ने जियांग का निरीक्षण करना शुरू किया और आश्चर्यचकित नजर से पूछा कि वह न मरे, क्योंकि उसने अभी तक उसके साथ पर्याप्त नहीं खेला है। तांग यिंग को एहसास हुआ कि उसके सामने एक विपत्ति थी, और अब यह उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह एक पल में जियाओबाई हान को मारने में सक्षम था। बाई फेंग को उसके बारे में कुछ चिंता हुई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि महान जिया के इतिहास में दूसरा व्यक्ति जिसने शून्यता की सीढ़ी पूरी की थी, मर जाए। जियांग ने खुद को उनसे दूर करना शुरू कर दिया। म्यू हेन की उन्हें उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। उसके मालिक को नहीं पता था कि उसके दादा उसकी मदद करने आएंगे या नहीं। लियो सैंडाओ, जो उसके बगल में था, ने उसे बताया कि अब चिंता करना बेकार है। बेकार? युद्ध का यह स्तर कुछ ऐसा था जिसमें वे मदद नहीं कर सकते थे। कोई समस्या न पैदा करना ही काफी था। कुछ समय बाद जियांग उस क्षेत्र में उतरा जहां जियाई गैंग और अन्य लोग थे, और यह देखकर कि वे आ गए हैं, वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। वह अंकल जियाई गैंग के पास गया, अपनी सूची से एक हरा क्रिस्टल निकाला, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे याद दिलाया कि पहले उसने कहा था कि वह उसे महाकाव्य उपकरणों का एक सेट उपहार में देने जा रहा है, लेकिन वह इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब उसे विश्वास है कि यह इसके बराबर है। जियाई गैंग ने क्रिस्टल की ओर अपना हाथ बढ़ाया, इसे देखना शुरू किया, और हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि यह एक मूल क्रिस्टल था। यह 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने की कुंजी होने के बराबर था। जियांग ने कई और आइटम निकाले। उनमें उपकरण और हथियार थे। आंटी टैंग को उसने एक रेशमी दुपट्टा दिया, डुआंग को एक धनुष, चू बिलिंग को एक खंजर और हनकी को प्लैटिनम स्तर का उपकरण दिया।
उसी समय बूढ़ा जाओ और स्वर्गीय दंड दल एक चट्टान पर पहुंचे। वह क्रोधित था और उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। यह देखकर कि जियांग चेन नीचे उतर आया है, उसने उन्हें तैयार होने का आदेश दिया। उस समय डुआन फेंग प्रकट हुआ और अपने हाथ का उपयोग करके उसे रुकने का संकेत देने लगा। उसने उसे एक पल रुकने के लिए कहा क्योंकि तांजियाओ शिविर को गायब हुए 100 दिन से अधिक समय बीत चुका था। इसकी देखभाल गु कैशेन द्वारा की जा रही थी, इसलिए वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। बूढ़ा जाओ ने अपना सिर पीछे घुमाया, उसे घूरने लगा और सोचने लगा। फिर उसने नीचे देखना शुरू किया और एक गंभीर नजर से जियांग के साथ गु कैशेन को मारने का फैसला किया, अगर उसे नहीं पता कि उसके पास क्या है। कई मिनटों के बाद शिविर क्षेत्र के पास आ गया। डुआन फेंग ने इसे देखना शुरू किया और गु कैशेन को आत्मसमर्पण करने और जियांग चेन को सौंपने के लिए कहा। वह और जाओ युआनचेन जियांगन के महान योद्धा थे। एक बार जब लड़ाई शुरू हो गई तो शहर को नुकसान होने वाला था। उसके अनुसार जियांग की बलि देना बेहतर था। शिविर के शीर्ष पर खड़े डू कैशन ने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इस जीवन में उसे जियांगन में या महान जिया में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। वह जिले से 150 नायकों को वापस लाया था और इतना ही नहीं, बल्कि वह उन्हें खालीपन के महल की यात्रा पर भी ले गया था। प्रतिभागियों के माता पिता को याद आया कि खालीपन का महल चमत्कारों का स्थान था, जहां कई महान लोगों ने सफलता के बिना शक्ति की तलाश की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय तलवार के राजा के पास प्रवेश करने का कोई रास्ता होगा। अब उनके बच्चे सफल होने जा रहे थे। वे कुछ न करके खड़े नहीं रह सकते थे, और हालांकि वे जियांग चेन को नहीं बचा सकते थे, वे जाओ परिवार में शामिल नहीं होने वाले थे। डुआन ने मुड़कर अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए समझाया कि इन 150 नायकों के साथ जियांगन की प्रतिष्ठा ज्वार की तरह बढ़ने वाली थी। उस समय बूढ़ा जाओ युआनचेन प्रकट हुआ और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे पानी के दो विशाल खंड प्रकट हुए। वह इतना शक्तिशाली था कि नदियों और समुद्र का पानी आकाश में इकट्ठा होने लगा, जिससे पानी का एक विशाल खंड बन गया। जैसे ही उसका शरीर पानी से घिरा, उसने प्रकट किया कि जियांग चेन महान जिया के कानून के अनुसार आपदा को नियंत्रित कर सकता है। उसे मार दिया जाना चाहिए, और गु कैशन के लिए वह नियमों के विरुद्ध काम कर रहा था, उन लोगों की रक्षा कर रहा था जो निषिद्ध को नियंत्रित कर सकते थे। उसने कियानजिया के शिविर और सभी परीक्षकों को बंद कर दिया था। उनके अनुसार गु कैशन ने शिविर को खतरे में डाल दिया था। हर कोई ऊपर देखने लगा और देखा कि पानी धीरे धीरे शिविर के पास आ रहा था। जाओ युआनचेन समुद्र को नियंत्रित कर सकता था। वह और गु कैशेन दोनों ही शक्तिशाली थे, इसलिए बाकी लोगों ने तटस्थ रहने और किसी भी पक्ष में शामिल न होने का फैसला किया। शांत नजर से गु कैशेन ने जियांग को वापस जाने के लिए कहा और होंगयाओं को तंजियाओ शिविर की उड़ान का ख्याल रखने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया और शिविर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जियांग ने जियागांग और अन्य लोगों के चारों ओर एक अवरोध बनाया ताकि वे युद्ध में हस्तक्षेप न करें। वह कूद गया और जहरीली धुंध का उपयोग करके उड़ने लगा। उसने उनसे माफी मांगी और उन्हें बिना हस्तक्षेप किए अवरोध में रहने और देखने के लिए भी कहा। अवरोध को देखकर जियागांग कुछ हद तक भ्रमित हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने कब मंत्र का जाप किया था। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और समझाया कि वह मंत्र को संभाल नहीं सकता, यह युद्ध समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा। गु कैशेन ने अपनी तलवार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी ब्लेड से एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। बूढ़ा युआनचेन उड़ने लगा, अपनी तलवार को बगल की ओर बढ़ाया, जिससे उसके पीछे पानी से बना एक बड़ा बवंडर दिखाई दिया।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गु कैशिन वास्तव में उसके खिलाफ अपनी तलवार खींचना चाहता था। उसने तलवार को अपने कंधे पर टिका लिया। युआनचेन के पास 8वें स्तर से बेहतर शक्ति थी और उसके पास 10 से अधिक निषिद्ध जल मंत्र भी थे। और गु कैशिन सिर्फ तलवार चलाना जानता था। उसे नहीं पता था कि उसे किससे डर लग रहा है। दोनों लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी समय किसी ने बर्फ की दीवार बना दी जो दोनों के बीच आ गई, जिससे वे लड़ने से बच गए। जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई थी वह जनरल डुआन था। जब वह अपनी उंगलियों का उपयोग करके अवरोध को नियंत्रित कर रहा था, तो उसने एक ईमानदार नजर से उन दोनों को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर वे वास्तव में लड़ने जा रहे थे तो न केवल शिविर को नुकसान होगा बल्कि अगले दरवाजे पर जियांगन बेस को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। सभी के हित के लिए उसने उनसे लड़ने के लिए नहीं कहा। उस समय कै ओबेहान प्रकट हुए और उनसे कहा कि लोगों की भलाई के लिए उनके और जियांग चेन के लिए मौत तक द्वंद्व युद्ध करना बेहतर था। उसकी आवाज सुनकर डुआन ने पलटकर देखा और देखा कि वह प्रकट हुआ था। वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अब उसके पास एक नया हाथ था। तलवार का उपयोग करके वह उड़ने लगा। उसने अपने हाथ को देखना शुरू किया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। जियांग ने उस दिन उसका हाथ काट दिया था और आज वह उसे अपने हाथों से मारने के लिए दृढ़ था। कै ओबेहान उनकी ओर बढ़ने लगा। डुआन फेंग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसे रुकने के लिए कहा। उनके अनुसार कै ओबेहान का विचार बेहतर था, क्योंकि युवाओं की शिकायतों का समाधान युवाओं द्वारा किया जाना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जियांग भी उड़ने लगा। वह कै ओबेहान को घूरने लगा। वह जानता था कि वह एक बनाम एक मौत के मैच के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने पूछा कि उसकी शर्तें क्या हैं। वह मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि वह बहुत होशियार लड़का है। उसकी दो शर्तें थीं कि वह छोटी नाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और न ही उसका जहर। कै ओबेहान उड़ने लगा और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसका पोता था। वे जियांगन की शांति और लोगों की भलाई के लिए ऐसा कर रहे थे। गु कैक्सिन ने तलवार निकाली और एक आक्रामक नजर से उसने उन पर ब्लेड तानना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि वे बकवास करना बंद करें। सिर्फ इसलिए कि वे उच्च नैतिक आधार पर थे, वे वह नहीं कर सकते थे जो वे करना चाहते थे। उसने लड़ने की तैयारी की और युआनक्सियन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसे बच्चों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए और उसके साथ लड़ना चाहिए। लेकिन जियांग ने उसे पकड़ लिया और उसे यह कहते हुए रोक दिया कि वे दूसरों को यह सोचने नहीं दे सकते कि वे क्रूर हैं। उसने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और एक आत्मविश्वासी नजर से दिखाया कि उसे जीतने के लिए आपदा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास उससे निपटने का एक और तरीका है। यह सुनकर वह कुछ हद तक उलझन में पड़ गया और उसने पूछा कि उसके पास उससे निपटने का कोई और तरीका है। जियांग ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि वह उसे एक गुप्त तकनीक सिखाएगा। गु कैक्सिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह अब तकनीक सीखना चाहता था। होंगयाओ, जो उड़ रही थी, घबरा गई और उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है, क्योंकि उसे गुप्त तकनीक सीखने में 10 साल से ज्यादा लग गए थे और जियागांग अभी भी तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाया था। झाओ बाइहेन हंसने लगी और जियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह 10 साल इंतजार करे ताकि वह तकनीक सीख सके। वह मुस्कुराने लगा और कहा कि यह जरूरी नहीं था, सिर्फ 5 मिनट ही काफी थे। डु कैक्सिन को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाने लगा। उसने समझाया कि तलवार चलाने की शैली इतनी जल्दी नहीं सीखी जा सकती।
झाओ बाइहेन और भी ज्यादा हंसने लगा, जबकि दूसरी तरफ युआनक्सियन चुप रहा। जियांग ने गु कैक्सिन की तलवार ली, अपनी दूसरी मुट्ठी भींची और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उससे तकनीक सिखाने के लिए कहा। वह तलवार को देखने लगा और चुप हो गया। उस पल तलवार गूंजने लगी और यह महसूस करते ही वह चौंक गया। वह उलझन भरी नजरों से जियांग को देखने लगा और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह वही था जिसने शून्य के स्थान में तलवार के दिल की गूंज पैदा की थी। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।